नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी संग्रह मृग तृष्णा की कहानी मौन संस्कार। पत्रात्मक शैली में लिखी हुई कहानी मौन संस्कार सास बहू के उतार चढ़ाव भरे रिश्तों में सामंजस्य स्थापित कराती है। प्रस्तुत है कहानी मौन संस्कार। मन को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा, कहते हुए गायत्री ने पत्रिका बंद कर मेज के नीचे रख दी और आंखें बंद कर सोफे के ऊपर सिर टिका ली। ट्रिंग ट्रिंग, कौन आया देख बेटा, गायत्री की माँ ने रसोई घर से आवाज लगाई। ठीक है, कहती हुई गायत्री अनमने ढंग से दरवाजे के पास गई। मैडम, गायत्री की डाक आई है, कहते हुए डाकिये ने लिफाफा पकड़ा दिया। गायत्री साइन कर लिफाफा उलटने पलटने लगी। सासू माँ की चिट्ठी, ओह, अब क्या कहना बाकी रह गया, कहते हुए सोफे पर पुनः आकर बैठ गई और लिफाफे की किनारी को धीरे धीरे फाड़कर पत्र बाहर निकाल पढ़ने लगी। प्यारी बहू गायत्री, सदा खुश रहो। गायत्री, मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। उस समय नहीं कह सकी जब तुम हम लोगों के साथ थे। उस समय हमारे मन की भावनाएं बहुत तीव्र थीं। शायद तुम्हें देखते हुए मैं कह नहीं पाती, और कहती भी तो शायद तुम समझ नहीं पाती, क्योंकि तुम मुझ में माँ ढूंढती थी और मैं तुम में बहू। अब तुम्हारे जाने के बाद मन की कसमकस बेचैन की जा रही है। मन होता है कि फोन उठाऊं और सारी बातें तुमसे कह दूं, पर पता नहीं कह भी पाऊंगी या नहीं, तुम सुनोगी भी या नहीं। तुम्हारी थोड़ी भी प्रतिक्रिया मेरे लफ्जों पर लगाम न लगा दे, इस कारण तुम्हें पत्र लिख रही हूँ। शायद यही माध्यम है जिससे मैं अपनी भावनाओं को द्वेष रहित होकर निकाल सकती हूँ। इसलिए नेट, मोबाइल व फोन के जमाने में भी पत्र लिख रही हूँ। गायत्री, तुम कैसी हो? मेरा यही आशीर्वाद है, जहाँ भी रहो प्रसन्न रहो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा घर बहुत सूना हो गया है। तुम्हारी चंचल छाया कभी रसोई में, कभी बरामदे में, तो कभी बेडरूम में, यूं ही हम सभी को व्याकुल करती रहती है। रमेश के चेहरे पर भी वे चंचल भाव नहीं रहे जिसे देखकर मेरा ममत्व तृप्त होता था। वह तो एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह सदैव बड़ा व जिम्मेदार होने का एहसास कराता है। कुछ ही महीनों में तुमने हम सभी के जीवन को एक नया आयाम दिया, पर मेरे व तुम्हारे बीच 6 व 9 का ही अंतर रहा। तुम अपनी जगह सही थी और मैं अपनी। मैं सदैव तुम्हें बहू के रूप में देखती रही। अनीता की तरह तुम्हें अपनी बेटी नहीं मान सकी। अनीता का देर से उठना, किसी भी सामान को बिखेर कर रखना, कभी कभी मेरी बातों का उल्लंघन भी करना मुझे नहीं कचोटता था, पर तुम्हारा दिन चाहे उठना, रसोई घर में मनमौजी आना, हर समय अपने बड़े पिता की बेटी का एहसास कराना, नौकरों पर चिल्लाना, ये सभी बातें सूल की तरह चुभती थी और तुम्हें बुरा लगता था कि मैं बेटी और बहू में भेद करती हूँ। एक और जहाँ अनीता को इतनी छूट, वही सारे नियम व कानून तुम्हारे लिए ही क्यों? तुम भी तो किसी की बेटी हो। गायत्री, तुम्हारी बातें पूरी तरह सत्य है। तुम भी किसी की बेटी हो और बहुत प्यारी बेटी हो। बड़े लाड प्यार से पाला है तुम्हारे माता पिता ने। उन्होंने कभी भी अपनी मर्जी तुम पर नहीं थोपी। तुम स्वच्छंद रही। पर गायत्री, ऐसा कब तक? बेटी कब तक बेटी बनी रहती है? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाकर रखा है। घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई व तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है तुम्हारी माँ। कभी भी किसी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती। हम सब भी तुम्हारी माँ के व्यवहार से बहुत खुश हैं, और यही कारण है कि खुद हम लोग तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा हाथ रमेश के लिए मांगे। गायत्री, तुम तो खुद ही बताती थी कि माँ को तुमने सोते हुए नहीं देखा। हर वक्त कुछ न कुछ करती ही रहती है, हंसती मुस्कुराती, सभी का ख्याल रखती है, अपने दायित्व को बोझ नहीं समझती। शायद यही कारण है कि तुम्हारा मायका बहुत खुश है। गायत्री, बेटी माँ की परछाई होती है तथा उसका चरित्र को संस्कारवत ग्रहण करती रहती है। यदि तुम्हारी माँ उस घर में बेटी जैसे बनकर रहती तो क्या वह घर उतना प्रसन्नचित रह पाता जितना कि आज है? शायद ही। गायत्री, बचपन तो हंसने खेलने व अल्हड़ता का नाम है। उसे भरपूर जी लेने देना चाहिए, क्योंकि वह घड़ी पुनः लौट कर नहीं आती। यह मधुर याद बनकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरती रहती है, और हम पर कितना बोझ व दायित्व क्यों न आ जाए
अपने बचपन को याद करके खुश हो जाते हैं। शायद इसलिए ही मैंने अनीता को इतनी छूट दे रखी है। एक दिन तो उसे भी बंधन में बंध ही जाना है, पर तुम्हें नहीं छोड़ पाती क्योंकि तुम ही इस घर का आधार हो। अगर घर का आधार ही दायित्व महसूस ना करे तो क्या परिवार खुशहाल रह पाएगा? कल बेटी थी, आज बहू हो, कल माँ बनोगी। सभी की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। घर के सभी जनों की खुशियां तुम पर ही निर्भर होंगी। इतनी खुशहाली तुमने प्राप्त की। गायत्री, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकी क्योंकि तुम मेरी बहू हो। शायद बेटी से बढ़कर जो हमारे वंश को आगे ले जाओगी। कल मैं रहूं ना रहूं, यह सोचकर ही संतुष्टि मिलेगी कि मेरा लगाया बगिया सदैव फलता फूलता महकता रहेगा। मैं अच्छी मालिन बन पाई या नहीं बन पाई पता नहीं, पर चाह है कि इस बगिया को अच्छी मालिन मिले। हमारा बगिया तुम्हारा बगिया एक ही है, हम एक ही हैं गायत्री। तुम्हारी सास निरूपमा। पत्र पढ़ते पढ़ते गायत्री की आंखें डबडबा गई। वह उसे हाथ में लिए ही सोफे पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। रसोई घर से माँ हाथ पोंछती हुई आई। क्यों बेटी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? कौन आया था? पूछती हुई माँ सोफे पर आकर बैठ गई। गायत्री की ऐसी अवस्था देखकर माँ सहम गई। उसके ढीले पड़े हाथ से पत्र लेकर पढ़ने लगी। पत्र के एक एक शब्द से वह रोमांचित होती गई और खुद को एक गुनाहगार के कटघरे में ला खड़ा किया। उसे महसूस हुआ कि गायत्री की जो आज स्थिति है उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं उन संस्कारों को नहीं डाल पाई जो लड़कियों के लिए बेहद जरूरी होते हैं, कहते हुए गायत्री का माथा सहलाने लगी। नहीं माँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं। हर चीज सिखाई नहीं जाती, खुद देखकर भी सीखा जाता है। यह तो मौन संस्कार है जिसे बेटियों को अपने आप ग्रहण कर लेना चाहिए। माँ, तुम मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें बहुत उलाहनाएं सहनी पड़ी, कहती हुई गायत्री माँ की गोद में सिर रखकर फपक पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब भी देर नहीं हुई, कहती हुई माँ ने गायत्री का माथा चूम लिया।